Welcome friends, good afternoon all of you. Science and technology, good afternoon. Idea, good afternoon. Akaram, good afternoon. Happy Lori, Pinky Shekhawat, good afternoon. Pinky, good afternoon. Rajendra, good afternoon. Pankaj, गुड आफ्टरनून। तो चलिए हम आज का जो हमारा सेशन है उस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो हमारे आज की सेशन के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो हमारा टॉपिक ही है कि प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन को हमें डिस्कस करना है और प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन के बारे में क्या क्या बातें हैं उनको डिस्कस करना है। प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन को तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट जो भी है हमारी तरफ से है। और वो अनाउंसमेंट क्या है, तो अनाउंसमेंट ये है कि आईएफएस की तरफ से जो ऑफलाइन बैचेस है, वो ऑफलाइन बैचेस जो भी स्टार्ट हो चुकी हैं, मतलब एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। और हमारी तरफ से जो भी है 1 फेब से ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है। आपके ही स्टूडेंट्स का ही ह्यूज डिमांड थी, ह्यूज जो भी आपका ही कहना था कि जो भी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो, तो कोविड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो ऑफलाइन बैचेस हमारी स्टार्ट हो गई है और 1 फेब से स्टार्ट होगी। लाइफ साइंस और केमिकल साइंस ये दोनों सब्जेक्ट जो भी है स्टार्ट हो रहे हैं और 2 सेंटर स्पेस जो भी है स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक तो हम कह सकते हैं कि पुणे सेंटर में केमिकल साइंस और लाइफ साइंस दोनों स्टार्ट हो रहा है, और जोधपुर सेंटर जो है उस जोधपुर सेंटर के ऊपर लाइफ साइंस जो भी है वो स्टार्ट हो रहा है। तो पुणे और जोधपुर दोनों सेंटर के ऊपर जो भी है कोर्सेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, उन सबके साथ में आप लोग ये शेयर करिए कि आपके जूनियर्स के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करिए। ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, 1 फेब से जो भी बैचेस है बैचेस स्टार्ट होगी। सागर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सागर। शिवानी गुड आफ्टरनून। आरिफा गुड आफ्टरनून। अनु यादव गुड आफ्टरनून। वर्षा रानी गुड आफ्टरनून। अभिषेक गुड आफ्टरनून। वैशाली गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो चलिए अब ये जो भी है डिस्कस करने के बाद कि जो भी बैचेस कब स्टार्ट हो रही है हमारी, ये इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अब जो भी है हम हमारी टॉपिक जो भी है उस टॉपिक रिलेटेड बातों के ऊपर जो भी है चलते हैं। पहले हम टॉपिक्स जो भी है उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, और टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद में हम जो भी है क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस के ऊपर भी आएंगे। क्लैश विथ गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम क्या है, तो टॉपिक का नाम है देयर इज एन प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के बारे में आज हमें डिस्कस करना है, कैसा होता है प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। प्रियंका कुमारी गुड आफ्टरनून। किरण पटेल गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर के अंदर प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन कैसे ऑपरेट करेगा और प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के अंदर क्या क्या जो भी है फैक्टर्स वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, उन सभी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, तो डिस्कस करने वाले हैं। तो अब 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को हमें समझना है, तो समझने से प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को समझना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक जीन है, उस जीन का जो भी है डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज दिस वाज अ डायग्राम ऑफ वन ऑफ द जीन। एक जीन है, उस जीन का डायग्राम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि व्हाट इज मीन बाय जीन। किसी के मन के अंदर आएगा कि जीन का मतलब क्या है, तो जीन का मतलब है कि सेगमेंट। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए। जीन इज a segment of DNA which can be transcribed. जीन एक ऐसी सीक्वेंस है डीएनए की जिसका क्या हो सकता है, तो ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। जो ट्रांसक्राइब हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं, तो जीन है, जीन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीन इज एन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए के ऊपर की एक ऐसी सीक्वेंस है जिसका कि क्या किया जा सकता है, तो ट्रांसक्रिप्शन किया जा सकता है। ऐसी जीन की सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी जीन की सीक्वेंस को जो भी है पर्टिकुलरली हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जीन है।
सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो उसे जीन कहते हैं। अब देखिए, जीन है तो जीन के अंदर ना कुछ सीक्वेंसेस जरूर होगी। तो ये सपोज आपके पास में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और आप जानते हैं कि हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसका जो नेचर है वो नेचर कैसा है, तो एंटी पैरेलल है। ये कैसा नेचर है, एंटी पैरेलल। ये जो एंटी पैरेलल नेचर का जो ये हमारा डीएनए है, एंटी पैरेलल नेचर के इस डीएनए के अंदर यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस ड्रॉ किए, और यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस यहाँ पे ये है कि दिस वाज अ +1 सीक्वेंस, +1 सीक्वेंस। मतलब जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा उसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं, तो +1 सीक्वेंस कहते हैं। पंकज बिल्कुल सही। हाँ, प्रियंका और सकाराम, आप दोनों का जो सवाल है कि जो जिम्नोस्पर्म की क्लास होनी थी, वो जिम्नोस्पर्म की क्लास जो भी है वो आज नहीं हो पाई है। हम जल्द ही उसको रीशेड्यूल करेंगे। कल मॉर्निंग में उस क्लास को हम रीशेड्यूल करेंगे, और वो कल कल मॉर्निंग में 10 बजे वो क्लास जो भी है होगी। आज थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से वो नहीं हो पाई। तो लगातार 2 दिन प्रियंका और सकाराम, आपका जो सवाल है कि उसके लिए प्रॉब्लम हुआ, जो भी है टेक्निकल एरर आया, इसकी वजह से वो नहीं हो पाया। लेकिन कल मॉर्निंग में 10 बजे वो जो भी क्लास है वो 100% हो गया। ठीक है प्रियंका, सकाराम, तो आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने। तो ये डीएनए सीक्वेंस है, यहाँ पे +1 मैंने कहा जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पे एक सीक्वेंस जो भी है एक प्रेजेंट है, देयर इज वन सीक्वेंस इज प्रेजेंट। और ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को नाम देते हैं कि ये प्रमोटर है, वो प्रमोटर की सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को क्या नाम देते हैं, तो प्रमोटर की सीक्वेंस देते हैं। प्रमोटर के साथ साथ यहाँ पे एक और सीक्वेंस है, और प्रमोटर के साथ साथ यहाँ पे एक और जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर सीक्वेंस। एक प्रमोटर है, और प्रमोटर के साथ ये जो सीक्वेंस है इसे हम कहते हैं कि ऑपरेटर की सीक्वेंस। कुछ सीक्वेंसेस होती है, और ऑपरेटर के साथ साथ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक और सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एनहांसर सीक्वेंस। तो एक जो जीन होता है उस जीन के अंदर कई सारी ऐसी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती है। एनहांसर हुआ, ऑपरेटर हुआ, प्रमोटर हुआ, ये सीक्वेंस। और ये जो भी है यहाँ से तो रेप्लिके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के बाद में ये जो सीक्वेंस है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ये कोडिंग सीक्वेंस। इसे क्या कहते हैं, तो कोडिंग सीक्वेंस। और कोडिंग सीक्वेंस के बाद में यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस हो सकती है वो हो सकती है कि ये ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेटर की साइट है। ट्रांसक्रिप्शन जहाँ से रुक जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पे थम जाएगा, वो जो टर्मिनेटर की सीक्वेंस है उसे क्या कहते हैं, हम पर्टिकुलरली उसे टर्मिनेटर सीक्वेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो श्वेता शर्मा, गुड आफ्टरनून। श्वेता, आपको भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो ये एक है एनहांसर, एक है ऑपरेटर, एक है प्रमोटर, फिर एक है कोडिंग सीक्वेंस, और कोडिंग सीक्वेंस के बाद में ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, तो इस सीक्वेंस को कहते हैं टर्मिनेटर सीक्वेंस। टर्मिनेटर जहां से ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। अब देखिए ये जो कुछ सीक्वेंसेस हमने देखी ना, कि जैसे कि हमने कहा कि एनहांसर सीक्वेंस है, एनहांसर सीक्वेंस के साथ साथ हमने एक देखा कि यहाँ पे एक और सीक्वेंस है जिसे हम कहते हैं कि ये ऑपरेटर की सीक्वेंस है, और एक सीक्वेंस और है जिसे हम कहते हैं कि ये प्रमोटर है, उस प्रमोटर की सीक्वेंस है। तो एनहांसर है, ऑपरेटर है, और प्रमोटर है। एनहांसर, ऑपरेटर और प्रमोटर। एनहांसर जो सीक्वेंस है, इस एनहांसर सीक्वेंस के ऊपर, एनहांसर इज एन सीक्वेंस, एनहांसर इज एन सीक्वेंस वेयर वेयर एक्टिवेटर प्रोटीन, वेयर एक्टिवेटर प्रोटीन वाज बाइंड। एनहांसर एक ऐसी सीक्वेंस है जहां पे एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होते हैं, तो बाइंड होते हैं। तो एनहांसर इज इन सीक्वेंस वेयर द एक्टिवेटर प्रोटीन वाज बाइंड। ऑपरेटर एक सीक्वेंस है जहां पे वेयर रिप्रेसर्स आर बाइंड, वेयर रिप्रेसर्स आर बाइंड, रिप्रेसर बाइंड होते हैं। और प्रोमोटर इज इन सीक्वेंस, प्रोमोटर एक ऐसी सीक्वेंस है जहां पे कौन बाइंड होते हैं, तो वेयर आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड, वेयर द आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड।
जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो एनहांसर सीक्वेंस कहते हैं। अब देखिए, सॉरी, प्रमोटर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एनहांसर है, एनहांसर के साथ कौन है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर के साथ कौन है, प्रमोटर है। ये जो तीनों सीक्वेंसेस हैं, इन तीनों सीक्वेंसेस को क्या कहते हैं, तो इन तीनों सीक्वेंसेस को कहते हैं दीज आर सिस एक्टिंग सीक्वेंस। इन्हें क्या कहते हैं, तो सिस एक्टिंग सीक्वेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सिस एक्टिंग सीक्वेंस। तो यहाँ पे ये जो सिक्स एक्टिंग सीक्वेंस है, उस सिस एक्टिंग सीक्वेंस के ऊपर जो बाइंड होने वाले प्रोटीन है, सिस एक्टिंग सीक्वेंस के ऊपर एनहांसर के ऊपर बाइंड होता है एक्टिवेटर, ऑपरेटर के ऊपर बाइंड होता है रिप्रेसर, और प्रमोटर के ऊपर कौन बाइंड होता है, तो प्रमोटर के ऊपर बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो प्रमोटर के ऊपर बाइंड होने वाला जो भी प्रोटीन है वो कौन सा है, तो आरएनए पॉलीमरेज। तो ये जो तीन फैक्टर्स है, या ये जो तीन प्रोटीन है, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो दीज आर अ ट्रांस एक्टिंग फैक्टर। ये क्या है, तो पर्टिकुलरली ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स। तो ये एनहांसर हो, ऑपरेटर हो, ये जो भी प्रमोटर है, ये जो सीक्वेंसेस है, ये सीक्वेंसेस क्या है, तो कुछ ऐसी सीक्वेंसेस है जिनके ऊपर क्या हो सकता है, तो ऐसी सीक्वेंस है जिनके ऊपर कुछ प्रोटीन्स और प्रोटीन्स बाइंड होते हैं। ऐसे सीक्वेंस है जिनके ऊपर कुछ प्रोटीन वहां पे बाइंड होते हैं, ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी सीक्वेंसेस को हम ट्रांस एक्टिंग, सॉरी, सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस और ट्रांस एक्टिंग जो भी फैक्टर्स कहते हैं। ऋषभ कुमार जैन, गुड आफ्टरनून ऋषभ। गायत्री, गुड गुड आफ्टरनून। प्रणीता, गुड आफ्टरनून। हैप्पी मकर संक्रांति प्रणीता। इधर इसका पीडीएफ जो भी है आपको नहीं मिलेगा, या हम देखते हैं कि अगर जो भी पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो के जो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इसका जो भी है लिंक दे देंगे, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रिप्रेसर है जो कि कहाँ पे बाइंड होता है, तो रिप्रेसर इज बाइंड ओवर ऑपरेटर, एक्टिवेटर इज बाइंड ओवर एनहांसर, और प्रमोटर इज बाइंड ओवर एन आरएनए पॉलीमरेज। तो एक जीन है, वो जीन की सीक्वेंस है। अगर एक बार आपको जीन की सीक्वेंस पता चल गई, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, तो रेगुलेशन है, तो रेगुलेशन के बारे में जो भी है बात कर सकते हैं। आप लोग कहोगे सर कैसे रेगुलेशन के बारे में बात करें, तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के अंदर। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के अंदर हमें कोई ना कोई तो मॉडल ऑर्गेनिज्म चाहिए। मतलब बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरिया के पास में कोई ना कोई तो मॉडल ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो बैक्टीरिया के अंदर जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है, वो मॉडल ऑर्गेनिज्म हम किसे लेते हैं, तो ई कोलाई हो, उस ई कोलाई को लेते हैं। इश्चरशाय कोलाई को हम डिस्कस करेंगे कि इश्चरशाय कोलाई जो भी है, ये इसका जो भी है, इसे हम क्या कर सकते हैं, तो इस्तेमाल कर सकते हैं पर्टिकुलरली मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर जो प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन होता है, उस प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन के अंदर जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, ई कोलाई। ई कोलाई, ई कोलाई के अंदर अगर बात करें कि पर्टिकुलरली कि ई कोलाई के पास में नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, ई कोलाई के पास में नंबर ऑफ जीन्स की संख्या कितनी है, ई कोलाई के पास में नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, तो ई कोलाई के पास में लगभग 4200 जीन्स प्रेजेंट है। 4200 जीन्स की संख्या कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ई कोलाई है, उस ई कोलाई के पास में प्रेजेंट है। तो ई कोलाई के पास में नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, 4200 जीन्स जो भी है कहाँ पे है, तो पर्टिकुलरली ई कोलाई के पास में प्रेजेंट है। पिंकी, राइट, ई कोलाई बिल्कुल सही कहा। तो ई कोलाई के पास में नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, तो 4200 जीन्स। ये जो 4200 जीन्स है, उनमें से अगर हम बात करें तो 4200 जीन्स हमेशा ई कोलाई के पास में प्रेजेंट है। और ई कोलाई का जो जीनोम है, वो ई कोलाई के जीनोम को हम कहते हैं कि ई कोलाई का जीनोम तो कैसा है, तो ई कोलाई का जीनोम जो भी है वो हमेशा यूक्रोमेटिन के जैसा ही है। ई कोलाई का जीनोम कैसा है, तो यूक्रोमेटिन है, मतलब जिसका ट्रांसक्रिप्शन हमेशा हो सकता है। लेकिन ये देखा जाता है कि ई कोलाई के अंदर हमेशा जो भी है 1200 जो जीन्स है, उन लगभग 1200 जीन्स को जो भी है अप रेगुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है, अप रेगुलेट किया जाता है। लगभग 3000 जीन्स ऐसे हैं जिनको 3000 जीन्स ऐसे हैं जिनको क्या किया जाता है, तो डाउन रेगुलेट किया जाता है। एक है अप रेगुलेशन, मतलब उनकी एक्सप्रेशन ज्यादा कराई जाती है,
तो लगभग 3000 जीन्स है उनको डाउन रेगुलेट कराया जाता है। ये रेगुलेशन है। अब आप कहोगे सर कैसे, कुछ जीन्स को ज्यादा एक्सप्रेस करवाया जा रहा है, अप रेगुलेट है मतलब 1200 जीन्स है उनको ज्यादा एक्सप्रेस करवाया जा रहा है, और 3000 जीन्स है जिनको डाउन रेगुलेट किया जा रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ई कोलाई के पास में है तो 4200 जीन्स क्या, लेकिन ई कोलाई को हमेशा हर जीन को एक्सप्रेस करने की जरूरत है क्या? नहीं है। ई कोलाई हमेशा हर जीन को एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो काम के जीन है उन्हीं को एक्सप्रेस करेगा, जो काम की कंडीशंस के अंदर जो भी है जीन नहीं है उनको एक्सप्रेस नहीं करेगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि ई कोलाई के पास में 4200 जीन्स है, लेकिन 4200 की 200 जीन्स यूक्रोमेटिन रीजन में है, लेकिन 4200 जीन्स को एक्सप्रेस करने की ई कोलाई को एट ए टाइम जरूरत नहीं लगती। ई कोलाई को एट ए टाइम जो जरूरत लगती है वो 1200 जीन्स है, जो कि बेसल मेटाबॉलिज्म के अंदर लगने वाले जीन्स होंगे, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस का हो, चाहे वो टीसी साइकिल का जीन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जीन हो, तो वो जो भी है कितने लग सकते हैं? 1200 जीन। तो इसलिए 1200 जीन्स को हमेशा ई कोलाई अप रेगुलेट करता है, मतलब ज्यादा एक्सप्रेस करता है। तो जो भी है 3000 जीन्स है उनको ई कोलाई हमेशा क्या करके रखता है? तो डाउन रेगुलेट है, डाउन रेगुलेट करके रखता है। राजीव कुमार, हाँ CSIR की 2021 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, और जो भी है वो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रही है, और ऑफलाइन बैच जो भी है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो 1 फरवरी से जो भी हम कहते हैं कि ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है राजू। ऑनलाइन की जो भी बैच है वो अभी 4 जो भी है जनवरी से ही स्टार्ट हो चुकी हैं, तो राजू आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 4 जनवरी से ही बैच जो भी है ऑफलाइन वाला स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए वापस पॉइंट पे आते हैं, 1200 जीन्स है वो उनको अप रेगुलेट किया जाता है, और कुछ जीन्स है उनको डाउन रेगुलेट किया जाता है। अब वही बात है कि हमें वही रेगुलेशन समझना है कि ई कोलाई कुछ जीन्स को कैसे डाउन रेगुलेट करके रखता है, और कुछ जीन्स को कैसे अप रेगुलेट है वो अप रेगुलेट करके रखता है। तो कुछ जीन्स को हमेशा वो डाउन रेगुलेट करके रखेगा, कुछ जीन्स को अप रेगुलेट करके रखेगा। इसे हमें पढ़ना है। तो अगर हमें प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को डिस्कस करना है, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को पढ़ना है, तो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को डिस्कस करने के लिए कोई एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, और जब एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल लेने के बाद में हम क्या कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन को जो भी है क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन है उसको हमें अगर पढ़ना है, तो उसे पढ़ने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, और जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है पर्टिकुलरली हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन को समझने के लिए। एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग अ प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। और प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को प्रॉपरली अगर हमें समझना है तो उसके लिए जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है लैक्टोज लैक्टोज ओपेरॉन का। तो लैक्टोज ओपेरॉन का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, और ये जो लैक ओपेरॉन है या लैक्टोज ओपेरॉन है, वो लैक्टोज ओपेरॉन या लैक ओपेरॉन के बारे में हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली जो भी है लैक्टोज ओपेरॉन का जो जीन रेगुलेशन का मॉडल है वो दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था, जैकब और मोना। जैकब और मोनार्ड नाम के दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलके लैक्टोज ओपेरॉन का जो भी है मॉडल दिया है एक्सप्लेन करने के। गुलविजिर अख्तर, हाँ फीस तो होगा बेटा ऑनलाइन क्लास के लिए, अभी जो आप पढ़ रहे हैं इसके लिए कोई फीस नहीं है। ये जो है हमारा जो भी फ्री क्लासेस है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लासेस के हिसाब से उसका फीस होगा, ठीक है। तो लैक्टोज ओपेरॉन को हम डिस्कस करते हैं। लैक्टोज ओपेरॉन के अंदर कौन है? तो जैकब और मोनार्ड ने ये जो भी एक्सपेरिमेंट दिया, ये जो भी है हम कह सकते हैं कि ये रेगुलेशन का मॉडल दिया हुआ है, और एक बेस्ट मॉडल है प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को समझने के लिए। अब देखिए कि ओपेरॉन है, उस ओपेरॉन वर्ड आया है यहाँ पे कि ओपेरॉन है, उस ओपेरॉन का मतलब क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों से कुछ एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप में से कोई डिफाइन कर पाएगा व्हाट इज मीन बाय ओपेरॉन?
जैसे कि पिंकी शेखावत कह रहे लैक ओपेरॉन है, बाकी लोग भी जो भी हैं सवाल जवाब दे रहे थे। तो क्या आप लोगों में से कोई बता पाएगा व्हाट इज मीन बाय ओपेरॉन? ओपेरॉन जो वर्ड है, उस ओपेरॉन वर्ड का मतलब कोई बता पाएगा? पंकज का सवाल है कि सिस एंड ट्रांस में क्या डिफरेंस है? सिस जो होती है वो सिस जो है हम कहते हैं सीक्वेंसेस होती है, और उन सीक्वेंसेस के ऊपर बाइंड होने वाले जो भी प्रोटीन है उन्हें हम कहते हैं वो ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो कहीं दूर से आते हैं सिंथेसाइज होके और वहां पे वो बाइंड होते हैं। तो चलिए आप में से कोई जवाब दे पाएगा? कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन, अच्छा सुमित्रा ने सही जवाब दिया। मेनी जीन प्रेजेंट इन वन ओपेरॉन, अच्छा ठीक है राजेंद्र बिल्कुल सही, अच्छा प्रयास किया राजेंद्र ने। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके। और बाकी लोग? ओपेरॉन वर्ड्स कम फ्रॉम द म्यूजिकल ओपेरा, बिल्कुल सही सुमित्रा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये म्यूजिकल ओपेरॉन से जो भी है ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ओके। पिंकी शेखावत कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ जीन्स, पिंकी बिल्कुल सही। मोर देन वन जीन रेगुलेशन बाय सिंगल प्रमोटर, इट्स करेक्ट, बिल्कुल सही। चलिए बाकी लोग रिस्पॉन्ड करिए। बहुत जो भी हैं अच्छे जो भी हैं यहाँ पे जो भी है जवाब दिया है। सबसे जो भी बढ़िया जो जवाब दिया है पिंकी जो भी है, पिंकी ने दिया है। बाकी सभी लोगों ने हम कह सकते हैं कि पंकज हो, सुमित्रा हो, राजेंद्र हो, देन गलवीज हो, पवन है, राजेंद्र है, सकाराम है, इन सभी ने जो सही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओपेरॉन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो ओपेरॉन वर्ड का मतलब होता है कि देयर इज एन कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ जीन रेगुलेशन। जो कोऑर्डिनेटेड यूनिट है जीन रेगुलेशन का, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ जीन रेगुलेशन कॉल्ड ओपेरॉन। कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ जीन रेगुलेशन को क्या कहते हैं? तो ओपेरॉन उस ओपेरॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले हम ये जो जैकब और मोनार्ड ने जो दिया हुआ लैक ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन के क्या करते हैं? तो लैक ओपेरॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपेरॉन, और उसके बाद में हम जो भी है मूवमेंट करेंगे कि उसके रेगुलेशन के बारे में। ऋषि कुमार का सवाल, इन जेनेटिक्स एंड ओपेरॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ जीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल प्रोम। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, आप जो भी हैं ऋषि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि लैक ओपेरॉन है, उस लैक ओपेरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सो देयर इज एन स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपेरॉन। सपोज ये स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो एक लैक ओपेरॉन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें। यहाँ पे जो भी है 3 स्ट्रक्चरल जीन है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल जीन है जिसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज लैक जेड। एक स्ट्रक्चरल जीन है जिसे हम कहते हैं लैक वाई। स्ट्रक्चरल जीन है जिसे हम कहते हैं लैक ए। तो लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इन तीन स्ट्रक्चरल जीन्स के साथ साथ हम कहते हैं कि यहाँ पे जो भी एक प्रमोटर है, उस प्रमोटर की भी सीक्वेंस है। तो देयर इज एन प्रमोटर सीक्वेंस, और इस प्रमोटर सीक्वेंस के ही बीच में, ये जो भी प्रमोटर सीक्वेंस है, इस प्रमोटर सीक्वेंस के बीच में ही यहाँ ऑपरेटर की भी सीक्वेंस है। तो
यहाँ से ये जो हम कह सकते हैं कि प्रमोटर और ऑपरेटर के सीक्वेंस ओवरलैपिंग है, तो पूरा ये जो येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस वाज अ प्रमोटर। ये येलो पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो प्रमोटर का है, लेकिन जो ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है वो ग्रीन पोर्शन किसका है, तो ये ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर का पोर्शन है। प्रमोटर हुआ, ऑपरेटर हुआ, देन उसके बाद में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक और सीक्वेंस है, और यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज कैप बाइंडिंग साइट। यहाँ पे कैप बाइंडिंग साइट है, या जो कैप बाइंडिंग साइट है, उस कैप बाइंडिंग साइट को ही आप क्या कह सकते हैं, तो कैप बाइंडिंग साइट इज कॉल्ड एज एन एनहांसर साइट। कैप बाइंडिंग साइट इज ऑल्सो कॉल्ड एनहांसर। और इस कैप बाइंडिंग साइट या एनहांसर जो साइट है, उस एनहांसर साइट के साथ साथ ही कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलरली ये इस तरीके से भी एक साइट है, और यहाँ पे जो भी एक प्रमोटर है और एक इसका स्पेशल प्रमोटर है, और यहाँ पे एक जीन है जिसे हम कहते हैं लैक-आई। तो ये लैक-आई नाम का एक जो भी है सीक्वेंस है, लैक-आई इज एन रिप्रेसर सीक्वेंस। ये जो भी है एक रिप्रेसर, उस रिप्रेसर की सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो लैक-आई है, इस लैक-आई का कंटिन्यूअसली एक्सप्रेशन होता रहता है, और लैक-आई से कंटिन्यूअसली एमआरएनए जो है वो बनता रहता है, और इनसे जब एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए बनने के बाद यहाँ से जो भी प्रोटीन है वो प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है, और यहाँ से जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद, ये प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, तो प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद में ये प्रोटीन जो भी है कहलाता है लैकाई। और लैकाई क्या है, तो लैकाई एक रिप्रेसर है, वो रिप्रेसर प्रोटीन। तो लैकाई इज एन रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। और इस रिप्रेसर प्रोटीन जो भी है वहां से अब ये, और जो भी प्रमोटर है वो प्रमोटर कौन सी सीक्वेंस है, तो प्रमोटर तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होगा, तो यहाँ से जो भी है ये तीनों जीन्स का एक साथ क्या होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर एक साथ ट्रांसक्रिप्शन, तो पॉलीसिस्टोनिक मैनर के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा। लेकिन हर जीन का अपना अपना जो भी है स्टार्ट कोडॉन है और अपना अपना स्टॉप कोडॉन। तो हम कह सकते हैं जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, इनका हर एक का अपना जो भी है डिफरेंट स्टार्ट कोडॉन और डिफरेंट जो भी है स्टॉप कोडॉन भी। जो लैगजेड है, उस लैगजेड जीन से एक प्रोटीन जो भी बनता है, और लैगजेड जीन से जो भी प्रोटीन बनता है उसका नाम है दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यहाँ से एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो ये वाई जीन है, इस वाई जीन से भी एक प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है, और वाई जीन से जो भी प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है लैक्टोज परमीन। और ए जीन है, उस ए जीन से भी एक प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है, और ए जीन के प्रोटीन प्रोडक्ट का नाम होता है देयर इज एन ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज नाम का एक प्रोटीन है, प्रोटीन यहाँ से। तो ये लैकोपेरॉन, उस लैकोपेरॉन का स्ट्रक्चर है, और ये लैकोपेरॉन के स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, तो यहाँ पे ड्रॉ किया, जहाँ पे ड्रॉ करके हम पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी है कैसा जो भी है स्ट्रक्चर है। तो जो भी झेड से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन से बनता है लैक्टोज परमीज, और लैक ए से ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। तो ये पर्टिकुलरली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट हमने यहाँ पे किया। अब समझाने के लिए सपोज ये ई कोलाई है, तो ये ई कोलाई की ऐसे माने कि ये ई कोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो दिस वाज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ई कोलाई। तो ये जो भी प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है दिस वाज लैक्टोज परमीज। ये लैक्टोज परमीज नाम का प्रोटीन है।
जब ये लैक्टोज परमेज यहाँ से सिंथेसाइज होगा तो लैक्टोज परमेज लैक्वाई जीन से जैसे सिंथेसाइज होता है तो लैक्टोज परमेज आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगता है। तो लैक्टोज परमेज इज एन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और इसका काम है कि ये एक बार सिंथेसाइज होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगेगा। तो दिस वाज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो भी है ये क्या है, तो ई कोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये ई कोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर लैक्टोज परमेज आके लगेगा। लैक्टोज परमेज अगर यहाँ पे लगता है तो फिर उसके बाद में यहाँ से क्या होता है कि जो भी है सिम्पोर्ट्स है, एक ये सिम्पोर्टर है, जिस सिम्पोर्टर से लैक्टोज अंदर आता है, लेकिन लैक्टोज को अंदर लाने के लिए कौन लगता है, तो H प्लस आयन की जरूरत लगती है। लैक्टोज जैसे ही अंदर आता है तो इस लैक्टोज के ऊपर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्ट करेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर एक्ट करता है तो लैक्टोज को वो तोड़ देता है, और लैक्टोज को जो डाइसेक्राइड है उस डाइसेक्राइड को गैलेक्टोज बस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करा देता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करा देता है। देन हो सकता है कि लैक्टोज के साथ में कोई जो भी है टॉक्सिक भी अंदर आ सकता सॉरी, लैक्टोज के साथ कोई टॉक्सिन भी अंदर आ सकता है जिसका नाम है देयर इज एन टोन पीजी। टोन पीजी इज एन टॉक्सिन। ये क्या है, तो पर्टिकुलरली एक टॉक्सिन है। ये टॉक्सिन भी जो भी अंदर आ सकती है, थायोगैलेक्टोसाइड नाम की टॉक्सिन अंदर आ सकती है। तो ऐसी जो टॉक्सिन अंदर आती है तो ऐसे टॉक्सिन के ऊपर एक्ट करने के लिए जो भी एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज, और ये टोन पीजी के ऊपर क्या करता है कि एसिटिल ग्रुप जोड़ देता है, और एसिटिल ग्रुप जोड़ के उसे क्या करा देता है, तो टॉक्सिन को इनएक्टिव कराने का काम है। तो हम कहते हैं कि लैक्टोज परमिएज तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन प्रोटीन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देगा, तो ट्रांस एसिटाइलेज लैक्टोज के जैसे स्ट्रक्चर होने वाले अगर टॉक्सिन अंदर आते हैं लैक्टोज परमिएज से, तो उन्हें न्यूट्रलाइज या इनएक्टिव करने का काम किसका है, तो ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, तो दिस इज अबाउट लैकोपेरॉन स्ट्रक्चर। ये लैकोपेरॉन का स्ट्रक्चर है। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है आप लोगों को इसमें? अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है आप लोगों को तो आप जरूर पूछ सकते हैं इसमें। आपके डाउट्स के लिए मैं रुका हुआ हूँ, अगर आपका कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। अभी तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़े हैं, अब हमें रेगुलेशन को डिस्कस करना है। लेकिन रेगुलेशन को डिस्कस करने से पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। मूल्य बेरा, गुड मॉर्निंग। बताइए, कोई डाउट है, किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है? आपके लिए ये क्लियर है सब चीजें? अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई भी चीज आपके लिए अनक्लियर है तो आप जरूर बताइए। सुमन, टोन पीजी एक टॉक्सिन है जिसका स्ट्रक्चर लैक्टोज से सिमिलर है, और वो लैक परमिएज से अंदर आ सकता है, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने का काम ट्रांसएसिटाइलेज करता है। वी बायोलॉजिस्ट, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सकाराम, मैं कह रहा हूँ कि कोई डाउट आपको है क्या? सकाराम, हम रेगुलेशन को तो डिस्कस करने ही वाले, लेकिन अगर कोई डाउट है आपको किसी तरीके का तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? अगर कोई डाउट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप जो भी है क्लियर डालिए सब लोग। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी क्लियर बोल के डाल सकते हैं। मित्रा, हाँ बिल्कुल, प्रमोटर और ऑपरेटर जो भी है वो ओवरलैपिंग है यहाँ पे। एक्ोपेरॉन की केस के अंदर प्रमोटर ऑपरेटर और ओवरलैपिंग। क्लियर? अच्छा, चलो ठीक है। तो चलो ठीक है, अब हमने ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया। स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए बाद हम डिस्कस करते हैं कि रेगुलेशन के बारे में।
अब हम पढ़ते हैं रेगुलेशन कैसे होता है कि ओपेरॉन कब बंद होता है और कब चालू होता है। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट रेगुलेशन। और रेगुलेशन के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं निगेटिव रेगुलेशन के बारे में। निगेटिव रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब निगेटिव रेगुलेशन में देखिए कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ। कंडीशन ये है कि मीडियम है, उस मीडियम के अंदर ग्लूकोज नाम का जो प्रेफर्ड शुगर है, मोनोसेक्राइड है, वो प्रेजेंट है। और जो भी है लैक्टोज नाम की जो शुगर है, वो लैक्टोज नाम की शुगर अब्सेंट है। ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज जो भी अब्सेंट है। तो आप लोग मुझे बताइए कि ग्लूकोज अगर प्रेजेंस है, आइडियली कंडीशन ये है निगेटिव रेगुलेशन की जो भी ये कंडीशन है, तो इसे हम कहेंगे कंडीशन ए है। और कंडीशन ये है कि ग्लूकोज की प्रेजेंस है और लैक्टोज की एब्सेंस है, लैक्टोज है ही नहीं है। तो क्या जो भी है हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज की प्रेजेंस और लैक्टोज की प्रेजेंस के अंदर आप मुझे बताइए क्या ये लैक ओपेरॉन चलना चाहिए क्या इस ओपेरॉन के अंदर, क्या क्या ये ओपेरॉन जो भी है ट्रांसक्राइब होना चाहिए क्या? आइडियली अगर ट्रांसक्राइब होना चाहिए तो आप यस डालिए, टाइप करिए मैसेज में। और अगर ये आपको लगता है कि ग्लूकोज की प्रेजेंस और लैक्टोज की प्रेजेंस के अंदर जो भी है ट्रांसक्राइब नहीं होना चाहिए तो नो डालिए। तो यस और नो आपका जो भी है मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, सुमित्रा ने जो भी जवाब दिया नो एक्सप्रेशन, ओके। बाकी लोग, बाकी लोग भी जवाब दीजिए चलिए। चलो ठीक है, नो एक्सप्रेशन, ओके। नो एक्सप्रेशन, चलो ठीक है। और बाकी लोग रिस्पॉन्ड करिए। ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है। सब लोग नहीं कह रहे। अब देखिए ये जो सीक्वेंस है इसे हम क्या कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज कैप बाइंडिंग साइट, या यही साइट जो है वो एनहांसर की साइट है। यहाँ पे 3 जीन है, लैक जेड है, लैक वाई है और लैक ए जीन। अब देखिए आइडियली जब कोई मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है और ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज की प्रेजेंस के अंदर तो ग्लूकोज की प्रेजेंस है और लैक्टोज को जो भी एब्सेंस है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर तो ये ओपेरॉन एक्सप्रेस होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब ग्लूकोज है, प्रेफर्ड मोनोसेक्राइड है, तो डाइसेक्राइड को यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो जब तक ग्लूकोज है तब तक जो भी है लैक्टोपेरॉन बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि लैक्टोज डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है। ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे ये ऑपरेटर की सीक्वेंस है और ऑपरेटर के साथ ही ओवरलैपिंग में प्रमोटर भी प्रेजेंट। अब देखिए इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है तो ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से एक साइक्लिक एएमपी है, उन साइक्लिक एएमपी की अमाउंट कम होती है। ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, तो साइक्लिक एएमपी की अमाउंट कम होती है। अब आप कहोगे सर ग्लूकोज की वजह से साइक्लिक एएमपी की अमाउंट क्यों कम होती है? कोई डायरेक्ट जो भी रिलेशन हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जब भी ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से एक एंजाइम है वो इनिबिट होता है। और कहा जाता है कि ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से जो एंजाइम इनिबिट होता है उस एंजाइम का नाम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज। और एडिनाइलेट साइक्लेज ही काम करता है कि वो क्या करता है कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से एडिनाइलेट साइक्लेज इनिबिट होगा तो साइक्लिक एएमपी की लेवल कम होगी। अगर साइक्लिक एएमपी की अमाउंट कम है तो फिर जो कैप प्रोटीन है, जो कैप प्रोटीन या कैप प्रोटीन को ही दूसरा नाम देते हैं सीआरपी। कैप का मतलब होता है, व्हाट इज मीन बाय कैप? कैप का मतलब होता है दिस वाज एन कैटाबोलाइट। सी का मतलब है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, जिसे कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन कहते हैं। और जो सीआरपी प्रोटीन है उस सीआरपी प्रोटीन को ही कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक
एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, ये साइक्लिक एएमपी का रिसेप्टर प्रोटीन या इसे कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर साइक्लिक एएमपी नहीं है तो सीआरपी प्रोटीन या कैप प्रोटीन जो भी है वो क्या होता है, तो इनएक्टिव होता है। और ये साइक्लिक एएमपी है या कैप प्रोटीन, ये क्या नाम है, तो ये नाम है किसी एक्टिवेटर प्रोटीन का। लेकिन इस एक्टिवेटर प्रोटीन को किसकी जरूरत है, साइक्लिक एएमपी की। लेकिन ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से एडिनाइलेट साइक्लेज इनहिबिट हो रहा है, तो साइक्लिक एएमपी की लेवल कम है। लेकिन इस कंडीशन में लैकाई जो है, उस लैकाई का एक्सप्रेशन तो कंटिन्यूअसली हो रहा है, और लैकाई का एक्सप्रेशन अगर कंटिन्यूअसली हो रहा है तो यहाँ से ये एमआरएनए जरूर बनेगा। एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए के साथ साथ यहाँ से लैकाई नाम का जो भी है रिप्रेसर प्रोटीन पर रिप्रेसर प्रोटीन भी बनेगा। रिप्रेसर है और रिप्रेसर बनेगा, और रिप्रेसर प्रोटीन अगर बना, लैकाई अगर बना, तो लैकाई रिप्रेसर है, और रिप्रेसर होगा तो रिप्रेसर सीधा जाके कहाँ पे बाइंड होगा, ऑपरेटर के ऊपर। क्योंकि रिप्रेसर हैविंग एन हायर एफिनिटी विथ इट्स ऑपरेटर, रिप्रेसर प्रोटीन की एफिनिटी अपने ऑपरेटर्स के साथ में ज्यादा होती है। तो रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ पे बाइंड हुआ, रिप्रेसर प्रोटीन गोज, लैकाई प्रोटीन गोज एंड बाइंड टू ऑपरेटर। ऑपरेटर के ऊपर जाके बाइंड होगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयर इज नो बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग नहीं होगी, और आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग नहीं होगी तो यहाँ से क्या होगा, देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस जीन्स, ये जो जीन्स है इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं, देखिए कि जो हमारा पर्टिकुलरली रिप्रेसर है वो ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देगा, रोक देगा। अब ट्रांसक्रिप्शन को रोका तो ट्रांसक्रिप्शन को क्यों रोका, क्योंकि रिप्रेसर वहां बाइंड हो चुका है प्रमोटर के ऊपर, और प्रमोटर और ऑपरेटर की सीक्वेंसेस यहाँ पे कैसी ओवरलैपिंग है, और ओवरलैपिंग होने की वजह से अब यहाँ से एक्सप्रेशन नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि लैक्टोज की अब्सेंस के अंदर यहाँ पे जो लैकाई है वो लैकाई कैसा है, एक्टिव है, मतलब रिप्रेसर एक्टिव है, और रिप्रेसर एक्टिव होगा तो ओवरऑल इस कंडीशन के अंदर जो भी है एक्सप्रेशन नहीं होगा, और आइडियली होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए जब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की प्रेजेंस में और लैक्टोज है ही नहीं है तो लैक ओपेरॉन को चला के कोई फायदा नहीं है। तो ग्लूकोज की प्रेजेंस और लैक्टोज के एब्सेंस के अंदर लैक ओपेरॉन जो भी है ऑपरेट नहीं होगा। यहाँ पे लैक ओपेरॉन के जो जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है आप सब लोगों को। अगर निगेटिव रेगुलेशन अगर आपको समझ में आया तो बता दीजिए, अगर क्लियर है तो यस टाइप करिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है किसी भी तरीके का आप तो जो भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो आप जो भी यस टाइप कर सकते हैं। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ओके, पिंकी, सुमित्रा, किरण, जी बायोलॉजिस्ट, शिवानी, सुमन, राजेंद्र राजपुरोहित, वृंदा, रविशंकर। चलो ठीक है, बिल्कुल, चलो 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 ठीक है। तो ये हुआ निगेटिव रेगुलेशन। अब निगेटिव रेगुलेशन के बाद अब हम बात करते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन के बारे में, कि पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होता है। अच्छा, किरण वापिस से बताना है, ठीक है। किरण को जो भी ये समझ में नहीं आया, किरण वापिस से बताते हैं और आपके रिप्लाई का हम वेट करेंगे। किरण, देखिए किरण वापिस से समझाते हैं। निगेटिव रेगुलेशन के अंदर हमने दो कंडीशन ली है, ग्लूकोज है और लैक्टोज नहीं है। देखिए लैक ओपेरॉन जो है ना किरण, वो लैक ओपेरॉन लैक्टोज ओपेरॉन की यूटिलाइजेशन के लिए, अगर लैक्टोज शुगर ही नहीं है तो फिर लैक ओपेरॉन चला के कोई फायदा नहीं है। इसलिए ग्लूकोज की प्रेजेंस के अंदर लैक ओपेरॉन चलता नहीं है। ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से एडिनाइलेट साइक्लेज नाम का एंजाइम इनहिबिट होता है, इसलिए साइक्लिक एएमपी की कमी होती है, और साइक्लिक एएमपी की कमी होती है तो इसलिए एक्टिवेटर प्रोटीन काम नहीं करता। उसी समय पे लैक्टोज के एब्सेंस के अंदर लैकाई प्रोटीन तो एक्टिव रहता है, और लैकाई प्रोटीन यहाँ पे ऑपरेटर सीक्वेंस के ऊपर बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कराता है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ठीक है किरण, अभी क्लियर है आपको? ठीक है, अब पॉजिटिव रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव रेगुलेशन के अंदर कंडीशंस को हम चेंज कर रहे हैं।
और पॉजिटिव रेगुलेशन के अंदर हम कंडीशंस को कर रहे हैं कि ग्लूकोज की तो अब्सेंस है और लैक्टोज की प्रेजेंस है। अब देखिए मीडियम के अंदर ग्लूकोज नहीं है, तो अब इकोलाई को किसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, लैक्टोज को। लेकिन जब ग्लूकोज था तो वो ग्लूकोज था और लैक्टोज नहीं था तो वो ग्लूकोज को यूज कर रही थी। लेकिन अब ग्लूकोज जो भी है वो नहीं है, वो लैक्टोज है, तो इकोलाई को 101% अब किसके ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, तो जो भी है लैक्टोज के ऊपर जो भी शिफ्ट है वो शिफ्ट होना पड़ेगा। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि अगर ग्लूकोज की प्रेजेंस अब्सेंस है तो ग्लूकोज के अब्सेंस के अंदर साइक्लिक एएमपी है उनकी अमाउंट इंक्रीज होगी। साइक्लिक एएमपी की अमाउंट इंक्रीज होगी तो सीआरपी प्रोटीन या जो कैप प्रोटीन है वो क्या होंगे, तो एक्टिव रहेंगे। सीआरपी प्रोटीन और कैप प्रोटीन अगर एक्टिव रहे तो हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन अब होगा, क्योंकि ये क्या है, तो सीआरपी प्रोटीन या एक्टिवेटर प्रोटीन, ये जो भी है वो एक्टिवेटर प्रोटीन है। लैक्टोज की अब्सेंस है और लैक्टोज की प्रेजेंस है, तो लैक्टोज की प्रेजेंस के अंदर जो लैकाई है वो लैकाई इनएक्टिव रहेगा, और लैकाई अगर इनएक्टिव रहा तो हम कह सकते हैं आगे वाली जो जीन्स है उनका यहाँ से एक्सप्रेशन हो जाएगा, या स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। कैसे समझाने की कोशिश यहाँ पे आपको करते हैं। सपोज ये स्ट्रक्चरल जीन, ग्लाइकोपेरॉन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ पे ये प्रमोटर, सपोज दिस इज कॉल्ड लैक जेड, लैक वाई और लैक, तीन स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पे ये जो भी है प्रमोटर की सीक्वेंस है, और प्रमोटर की सीक्वेंस के साथ साथ यहाँ पे ऑपरेटर की सीक्वेंस, और एक कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन की जो भी है बाइंडिंग साइट है, मतलब ये एनहांसर सीक्वेंस है। ये लैकाई, ये लैकाई से यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो बनाई एमआरएनए, इस एमआरएनए से जो भी ये प्रोटीन बनेगा, और ये जो भी प्रोटीन बनेगा इस प्रोटीन जो रिप्रेसर है लैकाई, तो रिप्रेसर जाएगा और जाके कहाँ पे बाइंड होगा, तो रिप्रेसर इज बाइंड टू, रिप्रेसर इज बाइंड टू, यहाँ पे जो भी है ये बाइंड हो जाए। ठीक है, साथ साथ हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये जो भी है वो ई कोलाई है, उस ई कोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस ई कोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या है, तो पर्टिकुलरली प्रोटीन भी है, और ई कोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो भी प्रोटीन है इसका नाम क्या है, तो लैक्टोज परमेज है। आप जानते हैं इस लैक्टोज परमेज से ही अंदर की तरफ कौन आता है, तो H प्लस आयन, और H प्लस आयन के साथ में जो भी लैक्टोज है वो लैक्टोज अंदर की तरफ आ जाएगा। ये जो लैक्टोज है इस लैक्टोज के ऊपर कौन एक्ट करेगा, तो लैक्टोज के ऊपर जो भी एक्ट करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब इस लैक्टोज के ऊपर एक्ट करेगा तो यहाँ से जो भी है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ साथ कौन बन जाएगा, तो ग्लूकोज के साथ साथ हम कह सकते हैं कि गैलेक्टोज है वो गैलेक्टोज बन जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर अब आपका सवाल ये होगा आपके मन के अंदर कि सर ये जो भी है परमेज है वो परमेज बना कैसे, क्योंकि ये लैक्टोपेरॉन यहाँ पे अगर रिप्रेसर बाइंड है तो रिप्रेसर बाइंड की प्रेजेंस की वजह से ये तो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इसका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज और ये जो भी परमेज है ये परमेज आए कहाँ से, तो याद रखिए कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज और ये जो परमेज आए हैं ये परमेज हम कह सकते हैं कि लैकोपेरॉन के बारे में एक बात कही जाती है कि लैकोपेरॉन जो भी है वो लिकियोपेरॉन है, मतलब लैकोपेरॉन लिकियोपेरॉन है, मतलब क्या है, तो लैकोपेरॉन कुछ ना कुछ तो अमाउंट के अंदर हमेशा बेसल लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ तो ट्रांसक्राइब होता ही रहता है, तो लैकोपेरॉन जो भी है कुछ ना कुछ तो अमाउंट के अंदर बेसल लेवल के ऊपर एक्सप्रेस होता रहता है, इसीलिए हम कहते हैं लिकियोपेरॉन। तो जो बेसल लेवल के ऊपर एक्सप्रेशन हुआ था उससे परमेज जो बना था, या बेसल लेवल के एक्सप्रेशन से जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना था उससे गैलेक्टोज और ग्लूकोज बने हैं। लेकिन इसी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से जैसे गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनते हैं वैसे ही इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से एलोलैक्टोज है, उस एलोलैक्टोज का भी प्रोडक्शन हो जाता है।
जनरली जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर ही तोड़ता है, लेकिन कुछ अमाउंट के अंदर वो क्या करता है कि एलोलैक्टोज के अंदर भी कन्वर्ट कर देता है। और ये जो एलोलैक्टोज है, इस एलोलैक्टोज के बारे में हम कहते हैं कि ये इंड्यूसर है। एलोलैक्टोज कौन है? इंड्यूसर है। एलोलैक्टोज अगर बनता है तो एलोलैक्टोज बाइंड टू लैकाई, ये लैकाई के साथ बाइंड होता है। और अगर लैकाई के साथ बाइंड हुआ तो लैकाई के साथ बाइंड होने की वजह से ये क्या कर देता है, उनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज ला लेता है। उनके अंदर क्या लाता है? कन्फर्मेशनल चेंज। और कन्फर्मेशनल चेंज से उन्हें हटा देता है। ये तो कन्फर्मेशनल चेंज तो हुआ ही हुआ, साथ साथ हम कहते हैं कि यहाँ पे इस कैटाबोलाइट एक्टिवेटर जो भी प्रोटीन है, ये एक्टिवेटर प्रोटीन यहाँ पे बाइंड हो जाता है और इसके साथ में यहाँ पे क्या होती है, तो साइक्लिक एएमपी है और साइक्लिक एएमपी भी बाइंड हो जाएगी। अब लैकाई के साथ में जैसे एलोलैक्टोज बाइंड होता है तो एलोलैक्टोज क्या करा देता है, एलोलैक्टोज यहाँ से लैकाई को हटा देता है कन्फर्मेशनल चेंज से। अगर एलोलैक्टोज की प्रेजेंस की वजह से अगर रिप्रेसर हट गया तो रिप्रेसर हटेगा तो यहाँ पे कौन बाइंड होगा, तो यहाँ पे बाइंड होगा एक एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड होगा तो यहाँ से इन तीनों जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूसिबल कंडीशन के अंदर होगा। और जेड वाई ए तीनों जीन से क्या बन जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी प्रोटीन प्रोडक्ट है प्रोटीन प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ से बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांसएसिटाइलेज हो गए, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से ओपेरॉन है, ओपेरॉन का क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा, या ओपेरॉन है, ओपेरॉन क्या होना शुरू हो जाएगा? ट्रांसक्राइब होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से ये तीनों प्रोटीन बनेंगे जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि तीनों प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएंगे। एक होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी सिंथेसाइज हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ परमीएज भी हो जाएगा, और परमीएज के साथ साथ ट्रांस एसिटाइलेज है, वो ट्रांस एसिटाइलेज भी यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएगा। तो सभी के सभी यहाँ पे जो भी है सिंथेसाइज वो सिंथेसाइज हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमने डिस्कस किया। अर्चना का सवाल है, सर आई वांट टू ज्वाइन आईएफएस, प्लीज हेल्प मी। तो अर्चना, आप जो भी है हमारी वेबसाइट के ऊपर ifsonline.com के ऊपर हमारे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, या ऊपर भी आप जरा थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास में जो भी है यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी वहाँ पे प्रोवाइड किए गए, तो उनमें से आप किसी भी एक के ऊपर जो भी कॉल करिए तो आपको जो भी पूरी इंफॉर्मेशन जो भी दी जाएगी। तो दिस इज अबाउट अ पॉजिटिव रेगुलेशन। ये किसके बारे में बात है? पॉजिटिव रेगुलेशन के अंदर है कि ग्लूकोज के एब्सेंस और लैक्टोज की प्रेजेंस के अंदर क्या हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन कैसे होगा ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे आप लोगों को? पॉजिटिव रेगुलेशन क्लियर है? अगर पॉजिटिव रेगुलेशन क्लियर है तो बताइए, यस टाइप करिए। अगर नहीं है तो फिर हम एलोलैक्टोज, सुमन राठौड़ का सवाल है एलोलैक्टोज कहाँ बाइंड होगा, तो एलोलैक्टोज बाइंड होना लैकाई। वो लैक्टोज जो भी एलोलैक्टोज है वो लैकाई के साथ बाइंड होगा और लैकाई को डिसोसिएट करवाएगा। तो एलोलैक्टोज इज बाइंड टू द रिप्रेसर। सुमन, और कोई सवाल है आपका? किसी भी तरीके का कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं। ये क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो बताइए, अगर क्लियर नहीं है तो हम इसको वापस एक्सप्लेन करेंगे। वृंदा, राजेंद्र, ठीक है ठीक है। अब देखते हैं कि आप लोगों को समझ में तो आया है, आप लोग कह रहे हैं। अब आप लोगों के लिए क्या है ना कि आप लोगों को कितना समझ में आया है ये समझने के लिए, आप लोगों को जो भी है कितना समझ में आया है इसे समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस का आप जवाब दे दीजिए तो हमें समझ में आएगा कि आप लोगों को कितना समझ में एक्चुअल में आया हुआ है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब दीजिए। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द जीन्स एट, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट कहाँ है? तो इस फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। आप पिंकी, आपका जो सवाल है कि ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों होंगे तो उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए।
चलो ठीक है, थर्ड 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 थर्ड। बिल्कुल। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है, वो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड होगा? तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा पर्टिकुलरली प्रमोटर के ऊपर। आरएनए पॉलीमरेज इज बाइंडिंग ऑन अ प्रमोटर सीक्वेंस। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर बाइंड होगा? तो प्रमोटर सीक्वेंस के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, जो भी एक पिंकी ने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि चलो हमने ग्लूकोज की प्रेजेंस, लैक्टोज की प्रेजेंस के अंदर देखा, लेकिन ग्लूकोज की प्रेजेंस होगी और लैक्टोज की एब्सेंस होगी तो क्या होगा? ग्लूकोज की भी प्रेजेंस है और लैक्टोज की भी प्रेजेंस है, तो इस कंडीशन के अंदर ओपेरॉन एक्सप्रेस होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, इस कंडीशन के अंदर जब ग्लूकोज की प्रेजेंस है और लैक्टोज की एब्सेंस है, तो इस कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं फर्स्टली किसे इस्तेमाल किया जाएगा? तो फर्स्टली ग्लूकोज यूटिलाइज होगा। फर्स्टली ग्लूकोज यूटिलाइज होगा और फर्स्टली ग्लूकोज यूटिलाइज होने के बाद में हम कह सकते हैं नेक्स्ट किसका जो भी यूटिलाइज होगा, तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि लैक्टोज का यूटिलाइजेशन होगा। या ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन होगा नहीं, क्योंकि ग्लूकोज की प्रेजेंस के अंदर जो भी है वो लैकाई जो भी है वो, सॉरी, हम कह सकते हैं ग्लूकोज की प्रेजेंस के अंदर कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव नहीं रहेगा, और एक्टिवेटर प्रोटीन अगर एक्टिव नहीं रहा तो वहां पे एक्सप्रेशन नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। जो है सेकंड क्वेश्चन है। हाँ सुमित्रा बिल्कुल सही। अब सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बेसल लेवल के ऊपर होगा, बेसल लेवल के ऊपर होगा, लेकिन सुमित्रा और सखाराम जो बेसल लेवल के ऊपर एक्सप्रेशन होता है ना लैकोपेरॉन के अंदर, वो बहुत कम होता है। बेसल लेवल का एक्सप्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए मैंने नो एक्सप्रेशन ही कहा। बेसल लेवल के ऊपर होगा, जरूर होगा, लेकिन बेसल लेवल एक्सप्रेशन लैकोपेरॉन के अंदर बहुत नेग्लिजिबल है, क्योंकि लैकोपेरॉन का जो भी प्रमोटर है, बिल्कुल राजेंद्र, डायोक्सिक ग्रोथ होगा। लैकोपेरॉन का जो प्रमोटर है वो काफी वीक प्रमोटर है, और वीक प्रमोटर होने की वजह से वहां पे जो बेसल लेवल के ऊपर एक्सप्रेशन होता है वो ना के बराबर होता है। चलो इस सवाल का जवाब दीजिए। इन इकोलाई बीइंग ग्रोन इन मीडियम कंटेनिंग बोथ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ऑन डिप्लेशन ऑफ ग्लूकोज एक्सप्रेशन ऑफ गैलेक्टोसाइड बीटा गैलेक्टोसाइडेज विल। इकोलाई है वो बोथ ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मीडियम के ऊपर सर्वाइव कर रही है, लेकिन ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज की क्या हो रही है? डिप्लेशन हो रही है, ग्लूकोज की अमाउंट कम हो रही है। अगर ग्लूकोज की अमाउंट होगी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक्सप्रेशन कैसा होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन अनचेंज, या इनिशियली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है ना, सुमित्रा ने और सुमन राठौड़ ने सही दिया है। इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है इंक्रीज होगा, क्योंकि देखिए पहले तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के ऊपर है, लेकिन क्या हुई है? ग्लूकोज की डिप्लेशन हुई है, मतलब ग्लूकोज कम है, और ग्लूकोज कम है मतलब कौन एक्टिव रहेगा? कैप प्रोटीन या सीआरपी प्रोटीन एक्टिव रहेगा, और एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव है, तो एक्सप्रेशन कैसे होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज इंक्रीज। बिल्कुल सही। तो इंक्रीज वाज अ करेक्ट। ठीक है, देन थर्ड, तो देखिए एक विथ रेफरेंस टू लैकोपेरॉन के रेफरेंस के अंदर व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ इकोलाई स्ट्रेन हैविंग एन जीनोटाइप? एक इकोलाई के पास में जीनोटाइप क्या है कि आई जीन, मतलब रिप्रेसर जीन जो भी है वो रिप्रेसर जीन, मतलब कंडीशन ऐसी है इकोलाई के पास। यहाँ पे Z प्लस है, मतलब पॉजिटिव है, तो Y माइनस है, ऑपरेटर जो भी है प्लस है, लेकिन रिप्रेसर जीन जो भी है माइनस है। ये एक कंडीशन है। और फिर प्लाज्मिड के ऊपर कंडीशन क्या है कि रिप्रेसर है वो प्लस है, ऑपरेटर के अंदर म्यूटेशन है, जो भी है जेड है वो जेड जीन माइनस है, और वाई जीन जो भी है प्लस है। ऐसी कंडीशन है इकोलाई के अंदर। तो हमें बताना है कि एक्सप्रेशन कैसा होगा। अब देखिए, रिप्रेसर और रिप्रेसर ऊपर से म्यूटेंट है, लेकिन रिप्रेसर अगर ऊपर से म्यूटेंट है लेकिन रिप्रेसर नीचे से तो बनेगा,
प्लाज्मिड से तो रिप्रेसर बनेगा, और प्लाज्मिड से अगर रिप्रेसर बना तो ये रिप्रेसर यहाँ पे जाके बाइंड होगा। रिप्रेसर तभी हटेगा जब लैक्टोज की प्रेजेंस होगी, तो हम कह सकते हैं लैक्टोज की मतलब इंड्यूसर की प्रेजेंस के अंदर, एलोलैक्टोज की प्रेजेंस के अंदर ही होगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का यहाँ से जो एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन कैसा होगा, इंड्यूसेबल एक्सप्रेशन होगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक्सप्रेशन कैसा होगा, इंड्यूसेबल। तो जेड का जीन एक्सप्रेशन इंड्यूसेबल होगा, वाई जीन का एक्सप्रेशन यहां से नहीं होगा, सो देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ वाई जीन, सॉरी वाई जीन का एक्सप्रेशन, नो एक्सप्रेशन नहीं होगा। वाई जीन का एक्सप्रेशन यहां से कंस्टिट्यूटिव होगा। कंस्टिट्यूटिव होगा क्यों, क्योंकि ऑपरेटर सीक्वेंस के अंदर ही म्यूटेशन है, तो कोई रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो वाई जीन का एक्सप्रेशन हमेशा होगा, और जो भी है जो जेड जीन है उसका एक्सप्रेशन इंड्यूसेबल होगा। तो इंड्यूसेबल फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड कंस्टिट्यूटिव फॉर लैक्टोज परमेज। थर्ड ऑप्शन वाज करेक्ट। सुमित्रा का सही है, ठीक है। देन एक और क्वेश्चन है आपके लिए। अब इस क्वेश्चन का मैं चाहूंगा 4th नंबर के क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैक ऑफ पेरोन इज फॉल्स। लैक ऑफ पेरोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला, when the both glucose and lactose are present there is a large amount of transcription. When both glucose and lactose are absent there is no transcription. When glucose is present and lactose is absent there is no transcription. When glucose is absent and lactose is present there is a large amount of transcription. तो इनमें से गलत स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, सुमित्रा ने ऑप्शन 1 कहा है, राजेंद्र ने भी 1 कहा है। शिखा ने भी 1 कहा है, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि ग्लूकोज और लैक्टोज की प्रेजेंस के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो नहीं होगा ना ट्रांसक्रिप्शन। ग्लूकोज और लैक्टोज के एब्सेंस के अंदर नो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट के अंदर ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, तो इसका जो गलत आंसर है वो फर्स्ट ही है। बिल्कुल ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रक्चरल जीन ऑफ लैक ए इन लैकोपेरॉन एनकोड्स द एंजाइम। वो किसे एनकोड करता है, तो लैक ए किसे एनकोड करता है, लैक्टोज ट्रांसएसिटाइलेज को एनकोड करता है। लैक वाई को परमीज एनकोड करता है, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज को है। तो लैक ए जीन जो भी है किसे एनकोड करता है, ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम को एनकोड करता है, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए ये सभी क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे जो भी है क्या किए, डिस्कस किए। देन 5 नंबर के क्वेश्चन के बाद जो भी है अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अब आप ही दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन। कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन। कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन, कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन जो भी है वो लैकोपेरोन का किसके अंदर म्यूटेशन होने की वजह से होगा। कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन ड्यू टू द म्यूटेशन इन, किस जीन के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से एक्सप्रेशन कंटिन्यूअस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। चलो ठीक है, तो एक्सप्रेशन कंस्टिट्यूटिव तभी होगा जब ऑपरेटर के अंदर म्यूटेशन और म्यूटेशन होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लैकाई नहीं, हम कह सकते हैं ऑपरेटर के अंदर म्यूटेशन होगा तो कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन जो भी है हो सकता है। तो चलो ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए, सभी जो भी है टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए। आज शाम को आपके साथ में जो भी है 5 बजे आज आपका जो भी है जूलॉजी का सेशन होने वाला है, तो जूलॉजी के जो भी स्टूडेंट्स हैं ज्वाइन हो सकते हैं। फिर से आपके लिए एक अनाउंसमेंट जो भी है आपको लास्ट में बता देता हूँ, जो स्टूडेंट अभी हमारे साथ जुड़े थे, कि हमारी तरफ से जो भी है ऑफलाइन बैचेस जो भी है अनाउंस की गई है, लाइफ साइंस के लिए भी और केमिकल साइंस में। आपके कोई फ्रेंड्स केमिकल साइंस में हैं तो आप उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। जोधपुर सेंटर और पुणे सेंटर के ऊपर स्टार्ट हो गया है। जोधपुर सेंटर के ऊपर जो भी है लाइफ साइंस स्टार्ट हो रहा है, और पुणे सेंटर के ऊपर लाइफ साइंस प्लस केमिकल साइंस जो भी है वो स्टार्ट हो रहा है, और फर्स्ट फेज से बैचेस स्टार्ट हो रही है। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको कि जो सीट्स है वो लिमिटेड है। सीट्स क्या है, तो सीट्स लिमिटेड है,
और लिमिटेड सीट्स होने की वजह से आप जो भी हैं आपका रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन अभी कर ले, तो आपका रजिस्ट्रेशन आप अभी कर लेंगे तो आपको जो भी ये बेनिफिट होगा। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशंस आप जो भी अभी करेंगे तो आपका जो भी एडमिशन है वो कंफर्म होगा। तो जल्द से जल्द आप आपका रजिस्ट्रेशन कर ले, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई फीस नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन के अंदर इंड्यूसर के अंदर म्यूटेशन होगा तो दीपकांति एक्सप्रेशन नहीं होगा ना। नवनीत आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर जाइए, हमारे सभी जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। और दीपकांति ठीक है, पिंकी करवाएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का और भी कुछ सेशन जरूर करवाएंगे हम। सेल बायोलॉजी के लिए आप कूपर को यूज कर सकते हैं राजेंद्र। तो चलिए ठीक है, आज के सेशन के अंदर हम यही रुकते हैं। 5 बजे आपका जूलॉजी का सेशन जो भी है वो ऋषभ सर लेने वाले हैं। आज वो आपको बायोकेमिस्ट्री का कुछ पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग सभी लोग जो भी ज्वाइन हो जाइए। ग्लाइकोलिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। बोथ बुक्स आर लॉडिस एंड कूपर, बोथ बुक्स आर गुड राजेंद्र, दोनों बुक अच्छी है। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस वोहल जो भी आपका ना जो भी है ओवरऑल जो भी रिस्पॉन्स रहा सबके लिए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन के अंदर हम यही रुकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में जो भी है कमेंट जरूर करिए। और अगर आज के ये सेशन आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो भी है लेक्चर के लिए आज का जो सेशन हुआ उसके लिए हिट जो भी आप कर दीजिए, लाइक बटन जो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी है और ये इस लेक्चर को ताकि अपने स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास में ये जो भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू। चलिए, राजेंद्र वेलकम, ज्योति वेलकम, किरण वेलकम, पिंकी वेलकम। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।